वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। मेरे दोस्त, आज को आपका जो लेक्चर होने वाला है मेरे दोस्त, तो आज का लेक्चर क्या है? तो आपको क्लास 10 का विज्ञान, जिसको साइंस कहते हैं, जो आपको पूरे 80 नंबर का एग्जाम में पूछा था, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है, उस प्रकार से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना होता है। लेकिन इसमें 3 को बुक पढ़ना है। एक रसायन विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। आज हम आपके बुक रसायन विज्ञान का जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, तो रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जिसका हम लोग VVI लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आ चुके हैं इस चैप्टर का। ठीक है ना? पूरे निचोड़ लेके आ चुके हैं, वन शॉट कर सकते हैं, तो अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन मैं इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं, उसको जाकर जरूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 इस क्लास का हो चुका है इस चैप्टर का। ठीक है ना? लेक्चर नंबर एक क्लास में इस चैप्टर का ले चुका हूं, जिसमें से आपको हम 13 से 14 क्वेश्चन को डील किए थे। 13 क्वेश्चन मैं डील कर चुका हूं इस चैप्टर का। तो मैं इस सब क्वेश्चन, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, साथ में लवण क्या है, इस सब का लेक्चर ले चुका हूं। आप देख लेना मेरे दोस्त, एक लेक्चर में पूरा लिया था। ठीक है ना? साथ बात करें उदासीनिक अभिक्रिया क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, इसका 5 पॉइंट था। साथ में पीतल और तांबे में दही को क्यों नहीं रखना चाहिए। साथ में आपको लिटमस पत्र के बारे में क्या जानते हैं। साथ में सोडियम का हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है। आप एक आपको उसके बाद क्लोरीन का उपयोग बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बताइए। विरंजक चूर्ण क्या है, उसका रासायनिक नाम सूत्र लिखिए। साथ में आपको बेकिंग सोडा का उपयोग बताइए। धोने का सोडा का उपयोग, ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में सिर्फ पढ़ाए थे। हमारा क्वेश्चन इस चैप्टर जो इस लेक्चर में होने वाला, अभी जो क्लास चलेगा, या आपको यहाँ से चलेगा 14 नंबर क्वेश्चन से, जिसका आपको सबसे पहला यह क्वेश्चन, आपको 14 नंबर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि में उपयोग लिखे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगभग 2013, 2016 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और साथ में उसका निर्माण कैसे होता है, उसका उपयोग क्या है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, जिप्सम का सूत्र बता देता हूं। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2, ये जिप्सम का सूत्र होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, याद कर लीजिए मैंने, तो जिप्सम का सूत्र है, ये आपका जिप्सम का सूत्र है। CaSO4 इंटू 2H2, ये आपका जिप्सम का सूत्र होता है। तो जिप्सम को 120 डिग्री तक, 120 डिग्री तक साधारण पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, एक मिनट मेरे दोस्त। अच्छा, एक मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा पानी का एथी गिर गया है, क्यों गिरा है पता नहीं। अच्छा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। वो एसी वाला पाइप था और पानी का वो गिर गया। चल, तो यहाँ देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का विधि क्या है। ठीक है ना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी कि जिप्सम, यानी कि जिप्सम समझ रहे हैं, CaSO4 इंटू 2H2। तो जब इसको हम जिप्सम जो होता है, जिप्सम 120 डिग्री, जिससे कि अभी आपके गर्मी कितने डिग्री होते हैं, 35 डिग्री 36 डिग्री तक गर्मी पड़ता है। और जिससे ज्यादातर हीट 100 डिग्री 150 डिग्री तक हमारा खाना पक जाता है, 80 डिग्री 90 डिग्री तक। ठीक है, सिंपल है। जिप्सम को जब 120 डिग्री तक साधारण पूर्वक, मतलब सिंपल एकदम सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, गर्म करने के फलस्वरूप, यानी कि गर्म करने के बाद क्या होता है, हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो सिंपल है, जब जिप्सम को हम लोग क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो हमारा क्या बनता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने में करते हैं। जिससे हड्डी किसी का टूट जाता है, तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके इसको ठीक करते हैं। देखिएगा, कहता है ना, हड्डी टूट गया प्लास्टर करवाए के, ठीक है ना, प्लास्टर करवा के, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको पानी में अगर एक बार पानी से अभिक्रिया कीजिएगा तो काफी कठोर हो जाता है। साथ में बात करें यहाँ पे, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावटी तथा सामान बनाने में, खिलौने बनाने में करते हैं। जैसे कि मूर्ति वूर्ति बनाना है, तो पत्थर का मतलब काफी कठोर मूर्ति बनाना है, तो पानी में सान कर इसका मूर्ति का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना? इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या, थर्ड पॉइंट, इसका उपयोग हम सतह को चिकने बनाने में भी करते हैं। जैसे कि अगर सतह को, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि कहता नहीं है, हमारे पुट्टी करना है, हमारे सतह को क्या, हमारे दीवार को पुट्टी कर दीजिए, इसका उपयोग करके पुट्टी कर सकते हैं आप।
ठीक है, पुट्टी जो होता है, पुट्टी मराता है, तो पुट्टी जो होता है पूरा चिकन सतह को चिकन करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे धोबियन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धोबियन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर क्या है। देखिए, धोबियन सोडा इधर लिखिए, बेकिंग सोडा इधर लिखिए, और अंतर कभी भी लिखना है तो इसी प्रकार से लिखना है ताकि आपको पूरा मार्क्स मिले, एक तरफ इस पॉइंट को, एक तरफ इस पॉइंट को। तो धोबियन सोडा क्या है, तो देखिए धोबियन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है धोबियन सोडा का रासायनिक सूत्र। जबकि बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaHCO3। दोनों का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का और आपको धोबियन सोडा का। तो धोबियन सोडा का सूत्र होता है, धोबियन सोडा का सिंपल है Na2CO3, और जो बेकिंग सोडा होता है, और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। चलो बात करते हैं, तो हमारा धोबियन सोडा का है सोडियम, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। धोबियन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, यानी कि धोबियन सोडा को ही सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम जो होता है आपका ना, धोबियन सोडा जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो धोबियम सोडा का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कांच, कागज, साबुन उद्योग में हम लोग धोबियन सोडा का उपयोग करते हैं। जबकि बेकिंग सोडा की बात करें, इसका उपयोग क्या करते हैं, घरों में पाव रोटी, क्या पाव रोटी बनाने में इसका उपयोग करते हैं, क्या बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का मतलब उपयोग करते हैं हम लोग पाव रोटी बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना, सिंपल समझ लीजिए। 1 मिनट मेरे दोस्त, पानी गिर रहे हैं बहुत फास्ट में ना। चलो गिरने तो क्या कर सकते हैं, चलिए। हाँ, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, धोबियन सोडा जल का अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए धोबियन सोडा का उपयोग कर सकते हैं। अगर जल ज्यादा कठोर है तो उसका उपयोग हम धोबियन सोडा का उपयोग करके इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। जैसे कि धोबियन सोडा जो धोने वाला सोडा होता है, अगर आप देखिएगा जल में अगर आप कपड़ा डालिएगा तो जल में जो कपड़ा डालिएगा तो कपड़ा का जो गंदगी है वो नहीं निकल पाता है। लेकिन वही जल में अगर वो डाल देंगे, कठोरता दूर कर देंगे, तो आराम से गंदगी फट से निकाल देता है, ठीक है ना। लेकिन बेकिंग सोडा का उपयोग हम सोडा जल, सोडा अम्ल, अग्निशामक के रूप में करते हैं। इसे उपयोग इसका पढ़ा चुके हैं, तो इसका अंतर करने में कोई इजी है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अम्लों का सामान्य गुण बताइए। देखो, अम्ल सामान्यतः स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भाई ये तो पहले ही पढ़ा दी, क्वेश्चन नंबर 1 था कि अम्ल क्या है। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये तो पढ़ा ही चुके हैं। तो इसका स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और साथ में यह क्या होता है, धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। और अम्ल धातु से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, ये आपका अम्ल का गुण हुआ। अगला देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन है, अम्लों को हमारे जीवन में हानियां बताइए। देखिए, अम्ल का भी जीवन में हमारे बहुत सारा हानि है, क्या क्या हानि है उसी को लिखते हैं। देखिए, ये सभी यानी कि ये सजीव सजीव कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अगर अम्ल वर्षा होता है तो सजीव कोशिकाओं को अगर अगर खाली आपको अम्ल पियाने लगा जाए तो आप जिंदा रहिएगा नहीं, नष्ट कर देगा। अम्ल क्या करता है, यह सभी सजीव को, आप खाली खट्टा सामान पीजिएगा तो आप जिंदा रहिएगा। नींबू का रस किसी पर डाल दीजिए मर जाएगा। अरे बहुत सारा चींटी उटी, मतलब कोई भी जीव पर नींबू का रस गाड़ दीजिए मर जाएगा। नमक, मतलब बहुत सा जो भी खट्टा सामान है उससे मर जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट क्या कहता है। यहाँ पे सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाता है। देखना, अगर जो अम्ल होता है, आपने छता अगर बैटरी देखे, बैटरी के पानी जो होता है पूरा खदकता है, अगर ऐसे गाड़ दोगे तो उसको पूरा एकदम खदार देगा एकदम, ठीक है ना। या वो तेजाब, जानते हो तेजाब, तो क्या करता है, अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को क्या गंभीर क्षति पहुंचाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, कुछ कुछ स्वाद पदार्थों को खराब कर देता है, जैसे कि अच्छा पदार्थ होता है उसको खराब कर देता है। किसी में ज्यादा अगर नींबू डाल दीजिएगा तो खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इसका हानि है हमारे दैनिक जीवन में अम्ल का। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्षारकों का सामान्य गुण। क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है, ठीक है ना। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ये दो तो पढ़ा ही चुके थे। तीसरा का क्या है, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं, साबुन जैसा चिकना होता है, तथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं, या त्वचा को क्षति पहुंचाता है क्षार, ठीक है ना। क्षार को भस्म भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखो, ये सब इजी क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, देखो,
लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है? अगर लोहा का जो कील है, लोहा का कोई टुकड़ा कि अगर हम किस में डुबा रहे हैं, लोहे के कील को क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, समझिए। देखिए, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। अगर डुबाने पर क्या होगा, लोहा कॉपर से कॉपर को विस्थापित कर लोहा कॉपर क्या कर विस्थापित कर लेगा और आयरन सल्फेट बनाता है। सिंपल है। लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या करता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर लेता है। लोहा क्या कर लेगा, कॉपर को विस्थापित कर लेगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर लोहा को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, आयरन सल्फेट बनाता है। और आयरन सल्फेट बनने के कारण क्या होगा, कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मिलना हो जाता है। मिलन क्या होता है, मलिन हो जाता है। सिंपल मेरे दोस्त कहा गया, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, डुबाया जाता है। तो लोहे के कील को क्या करता है, लोहा जो होता है कॉपर को विस्थापित कर लेता है और क्या बनाता है, विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है, मतलब फीका पड़ जाता है, मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। पहले वो हल्का नीला रंग क्या होता है, मलिन होकर सिंपल क्या होता है, आप हरे रंग में बदल जाता है। ये इसका प्रभाव पड़ता है एक छोटे से कील का। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? अगर देखिए, अशुद्ध अम्ल होता है वो नहीं करेगा, लेकिन अम्ल देखो, अम्ल भी बहुत प्रकार के, एक लिक्विड में होता है, एक ऐसे ठोस में होता है। तो जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, देखिए बात करते हैं। अम्ल जल में घुलकर क्या करता है, आयन का निर्माण करता है। अम्ल जल में घुलेगा तो आयन का निर्माण करेगा, जो धनायन एवं ऋणायन रूप में होता है। क्योंकि आयन दो होते हैं, धनायन और ऋणायन दोनों रूप में होते हैं, इसलिए अम्ल क्या होता है, जल में घुलकर विद्युत का चालन करता है। देखो, अगर अम्ल की बात करें, बहुत सारा अम्ल है, ठीक है ना। तो अम्ल अगर बात करें, जल जब होगा अम्ल, तो वह क्या होगा, जलीय विलयन और विद्युत का चालन करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। तो अम्ल में क्या होता है, अम्ल जो होता है जल में घुलकर क्या बनाता है, आयन बनाता है। आयन का निर्माण करता है। और आयन जो होता है धन आयन एवं ऋण आयन का दोनों होता है। जो धन आयन एवं ऋण आयन होते हैं, इसलिए अम्ल क्या होता है, विद्युत का चालन करते हैं जलीय विलयन में। और ये क्वेश्चन 2012 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन है, और यहाँ पे इतना इजी डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, H प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H प्लस मतलब H के पावर प्लस है, तो H प्लस सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, किसी भी कोई भी विलयन होना चाहिए। विलयन क्या है, विलय क्या आपको 9th में पढ़ाया जाता है, पढ़े होइएगा। विलय विलयन विलायक क्या है, जैसे कि कोई शरबत है, शरबत में कौन कौन चीज उपयोग है, पानी और चीनी। तो पानी वहां पे विलायक का काम हुआ, चीनी यहाँ पे विलय का काम किया। जो अधिक मात्रा में उपयोग होता है वह विलायक होता है, जो कम मात्रा में उपयोग होता है विलय होता है। और विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाता है। तो ही कहा गया कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता का प्रभाव विलयन की प्राकृतिक पर पड़ता है। क्वेश्चन कहा गया, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता का प्रभाव विलयन की प्राकृतिक पर पड़ता है। विलयन की प्राकृतिक क्या है, किस प्रकार का विलयन की बात कर रहे हैं, उसकी प्राकृतिक क्या है। यदि जलीय विलयन H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी, अगर जलीय विलयन समझिए यहाँ पे, ठीक है ना, यदि जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी, अधिक होगा तो क्या होगा, तो वह विलयन अधिक अम्लीय होगा। और यदि यदि विलयन का H प्लस आयन सांद्रता कम होगा तो वह विलयन का क्या होगा, विलयन का कम अम्लीय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? अगर जल अगर नहीं है तो अम्ल हमारा अम्ल नहीं रह जाएगा, हमारा अम्लीय नहीं हो सकता। यह क्वेश्चन 18 19 और 23 के एग्जाम में पूछा गया। जल की अनुपस्थिति में अगर जल नहीं हो तो हमारा अम्ल अम्ल नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में अम्ल हमारा अम्ल नहीं होता, जब उसमें जल आएगा तो अम्लीय हमारा गुण होता है। ठीक है ना, देखो
अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। अम्ल होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन बनाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के कारण अम्लीय व्यवहार करता है, अम्लीय व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। सिंपल है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के कारण अम्ल क्या होता है? अम्लीय व्यवहार करता है। अम्ल जो होता है अम्लीय व्यवहार करता है, ठीक है ना। अम्लीय, हाँ, अम्लीय व्यवहार उत्पन्न करता है जल की अनुपस्थिति में। देखिए जल अगर नहीं होगा तो उसमें हाइड्रोजन कहां से आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन जल में होता है H2O, यानी कि उसमें H2 दो हाइड्रोजन का अणु है। तो जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा, और नहीं बनाने की वजह से यही कारण है कि क्या होगा? यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो होता है अम्लीय नहीं होता। सिंपल है, अम्ल होने के लिए सिंपल है, उसमें H प्लस आयन होना अति आवश्यक है। और H प्लस आयन कब हो सकता है? जब वो जल के साथ हो, क्योंकि जल का ही सूत्र होता है H2O, जिसमें आपको दो आपका हाइड्रोजन होता है प्लस O2, यानी दो सिंपल होता है। अगर हाइड्रोजन का दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर जल बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होना आवश्यक है। जब तक वो जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, जब उसमें जल नहीं होगा तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर वो H प्लस आयन नहीं देगा, और जब H प्लस आयन नहीं देगा तो अब इसके लिए क्या होगा? अम्लीय नहीं होगा। तो ये कहा गया है, जल अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के कारण अम्लीय व्यवहार उत्पन्न करता है। यदि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा, आयन नहीं बनाता है, यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल क्या होता है? अम्ल नहीं होता, व्यवहार नहीं करता, अम्लीय व्यवहार नहीं करता। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लों के साथ, क्वेश्चन अम्ले के साथ धातुओं के ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है? और ये क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग से मैं बता देता हूं। अगर आप 20 आदमी को शेयर करते हो, 20 स्टूडेंटों को शेयर करते हो, तो अगर शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पीडीएफ मिलेगा। आपका नंबर ग्रुप में भी ऐड होगा। 20 स्टूडेंटों को शेयर कीजिए, आपके लिए एकदम फ्री। 20 स्टूडेंटों को शेयर कीजिए, फ्री में आपको क्लासेस दिया जाएगा, पूरे क्लासेस ऐप पे भी मिल जाएंगे। 20 स्टूडेंट को शेयर करके स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे दोस्त, या ग्रुप हो, स्टेटस हो, तो 20 आदमी को शेयर करना है, या 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, और साथ में और स्टूडेंटों को और ये स्टेटस लगा लीजिए। और इतना करके आप स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजते हो तो आपको मेरे दोस्त याद रखना, सिंपल है कि आपको ये चीज मिलेगा, पूरे फ्री पीडीएफ मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हर एक चीज, इतना आपके लिए ऑफर है। ये क्वेश्चन है, अम्लों के साथ धातुओं के ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है, तो याद रखना धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। जो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षार आपको पता ही है क्षार कैसा होता है। जो अम्ल से अभिक्रिया कर जो अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करता है? यहाँ पे लवण तथा जल बनाता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्राकृति होता है, प्राकृति का होता है, जो जल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जो जल से क्या करता है? जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है, सिंपल, ठीक है। यह चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन था, तो आपको 20 लोगों को शेयर करना है, 5 ग्रुप में शेयर करना है, और स्टेटस लगाना है। इतना करके स्क्रीनशॉट भेजिए मेरे पास, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे पीडीएफ मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। पूरा हम अपने तरफ से हर एक चीज देंगे आपको, जो पेड ग्रुप में मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इतना कीजिए मेरे दोस्त। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।